नमस्कार दोस्तों। आज आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है चाइल्ड साइकोलॉजी, CDP का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आए दिन बच्चों को, स्टूडेंट्स को, आप अभ्यर्थियों को यह प्रॉब्लम होती है कि एक साथ कैसे हम तीन तीन महानुभाव मनोवैज्ञानिकों के बारे में तुलना करके पढ़ें, क्योंकि यह आपके CTET ही नहीं बल्कि अन्य किसी भी TET में आने वाली परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। इससे लगभग 3 से 5 नंबर का प्रश्न आपका निश्चित आता है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं हमारा यह जो आज का यह डिस्कशन का टॉपिक है आपको बहुत ही पसंद आएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी आने वाले आगे के दिनों में CTET 22-23 के लिए आपको महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा सके, जो कि निश्चित रूप से आपके इस CTET को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और उपयोगी साबित तभी होगा जब आप हमसे जुड़े रहेंगे, हमारे साथ हमारे दिए गए इस लेक्चर का आप लाभ ले सकेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे आपको और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न देते रहें, व्याख्यान देते रहें। आज हमारे CDP का जो टॉपिक है जिन प्याजे, कोलबर्ग एवं बायोत्स्की के तुलनात्मक अध्ययन। जैसा कि आपको नहीं जानकारी होगी या जानकारी मैं दे रहा हूं कि इन महापुरुषों के, मनोवैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित जो प्रश्न एक निश्चित रूप से रहता है, आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हैं, देख सकते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है कि इनका नाम क्या है, ये किस देश से बिलोंग करते हैं और इनके सिद्धांत क्या है। यह आपका 1 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से आपका यहाँ से बनता है। तो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर मनोवैज्ञानिक का नाम, देश का नाम तथा उनका सिद्धांत। जिन प्याजे साहब स्विट्जरलैंड से आते थे और इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत का नाम था संज्ञानात्मक विकास। दूसरे हैं कोहलबर्ग साहब, उनका देश है अमेरिका, वह अमेरिका से बिलोंग करते हैं और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत है नैतिकता का सिद्धांत। उसके बाद हैं वायोत्स्की साहब, उनका देश बनता है रूस, वो रूस से बिलोंग करते हैं और उनका सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और उससे आगे हैं नोआम चॉम्स्की, जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से आते हैं और उन्होंने भाषा संबंधित हम सबों को, बच्चों के प्रति इन्होंने जो संज्ञानात्मक भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। यूँ तो आप जानते हैं कि अधिगम में C3 में आपने पढ़ा होगा, अधिगम और शिक्षा में कई महापुरुषों के बारे में, कई मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ने हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपके CTET एवं परीक्षा में पूछे जाने वाली जितनी भी TET की परीक्षाएं हैं उसमें इन महापुरुषों के बारे में निश्चित रूप से क्वेश्चन रहता है और क्वेश्चन बनता है। तो इससे जो अभी मैंने आपको बताया वैज्ञानिकों के, मनोवैज्ञानिकों के नाम, देश और सिद्धांत, इससे आपका एक क्वेश्चन निश्चित बनता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय करके तुलनात्मक अध्ययन पर चलता हूँ। कोहलबर्ग साहब का जो सिद्धांत था वह नैतिक विकास का सिद्धांत, जैसा कि पीछे अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया। वे एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1927 से लेकर के 1987 के बीच में इनका कार्यकाल रहा और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छे अच्छे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिए। विशेष करके जो हमारा इनका नैतिक विकास का सिद्धांत है उस पर हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं। नैतिक सिद्धांत से अभिप्राय यहाँ यह होता है कि जीवन जीने के लिए ऐसे कौन कौन से मूल्य निर्धारित होने चाहिए जिससे कि हमारा जीवन आसान हो सके। तो इसलिए बच्चों को, खास करके बच्चों में इन्होंने जो स्टडी किया, लगभग 20 वर्षों तक इनका अध्ययन जो रहा, उस अध्ययन के आधार पर इन्होंने बच्चों के जीवन को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। बच्चों के जीवन को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। बचपना जो होता है उसे, इस एक को कहा जाता है पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरी को कही जाती है परंपरागत अवस्था और तीसरी होती है उत्तर परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था में इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्री कंडीशनल स्टेप। यह 4 वर्ष से 10 वर्ष का होता है। परंपरागत अवस्था उसको कहा जाता है जो कन्वेंशनल स्टेज है और इसका उम्र 10 से लेकर के 13 वर्ष का होता है। और उत्तर परंपरागत अवस्था कही जाती है, इसे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहा जाता है। यह 13 से लेकर के ऊपर की जो भी आगे की होती है उनके लिए कहा जाता है। ये 3 अवस्थाएं इन्होंने बांटी हुई है। 3 अवस्थाओं में इनका क्या क्या महत्वपूर्ण रोल होता है
इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप यहाँ से आपका निश्चित रूप से एक क्वेश्चन बनता है कि पूर्व परंपरागत अवस्था की आयु कितनी होती है। आप ध्यान रखेंगे 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष। तो इसमें परंपरागत, पूर्व परंपरागत कहने का अभिप्राय यहाँ यह है कि इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वह नहीं समझते हैं कि हमें अपने से बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। वे माता पिता, दादा दादी या समाज में जो भी उनके रिलेटिव हैं उनके साथ वे बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के अपना किसी के ऊपर, मान लीजिए छोटे बच्चे हैं तो हाथ चला देते हैं, उनका सामान लेकर के फेंक देते हैं। इस तरीके की जो बातें होती है वो इसमें होती है। परंपरागत अवस्था कन्वेंशनल से होता है कि 10 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष की अवस्था में बच्चों के अंदर धीरे धीरे शुद्ध बुद्धि आने लगती है, समाज से घुलने मिलने लगता है, विद्यालय भी जाने लगता है और उसमें परिवर्तन आने लगते हैं। जो उन्हें सिखाई जाती है वह धीरे धीरे सीखने लगता है और उसके अनुरूप अपना व्यवहार करने लगता है। और उत्तर परंपरागत से अभिप्राय यहाँ यह है कि वैसे बच्चे जो कि अब आप समझ सकते हैं कि मिडिल स्कूल से ऊपर की ओर शिक्षा पढ़ाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें जो विद्यालय में पढ़ाया जाता है उसको काफ़ी नीतिगत तरीके से समझते हैं और उसके अनुरूप कार्य करते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि किन गलतियों में उन्हें सावधान रहना है और गलतियों के बाद उन्हें पनिशमेंट हो सकती है। उत्तर परंपरागत अवस्था में विशेष करके उन्हें इन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है और उन्हें सिखाया जाता है। अब आती है नैतिकता का क्या अर्थ होता है कुलनबर्ग साहब के नैतिक सिद्धांत के, विकास के सिद्धांत के आधार पर। तो जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया कि इनके जो उम्र है इनको 3 भागों में बांटा गया है, तो उसके तहत किस तरीके का व्यवहार करते हैं। इनका जो अर्थ है नैतिकता का अर्थ है कि नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होती है। कहने का मतलब नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होती है, अर्थात जन्म के बाद बच्चे आकर के जहाँ रहते हैं, घर में, परिवार में, समाज में, वहाँ से नैतिकता की परिभाषा, नैतिकता का व्यवहार वो सीखते हैं। दूसरा है कि इसे सामाजिक परिवेश में सीखा या अर्जित किया जा सकता है। निश्चित रूप से नीतिगत बातें जहां आप रहेंगे अपने समाज के साथ, वहां पर आपको नीतिगत बातें सिखाई जाती है कि कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, कौन सा आपके लिए सराहनीय होगा, कौन सा आपके लिए दंडनीय होगा। इसीलिए कहा गया है कि इसे सामाजिक परिवेश में सीखा या अर्जित किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। कहा भी गया है कि विद्यालय, परिवार ही जीवन का पहला पाठशाला है, अर्थात सर्वप्रथम बालक अपने माता पिता या घर के सदस्यों के साथ नीतिगत बातें सीखते हैं। उनके माता पिता सिखा करके भेजते हैं कि अपने से बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है, अपने से छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना है। फिर विद्यालय में जाते हैं बच्चे तो उनके शिक्षक सिखाते हैं कि किस तरीके का अपने दोस्तों के साथ एडजस्टमेंट करना है और इस तरीके से बच्चे यहाँ पर नीतिगत बातें सीखते हैं। जब बालक का जन्म होता है, अगला पॉइंट है हमारा, जब बालक का जन्म होता है तब वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। कहा भी गया है कि बच्चे जन्म से किसी भी जाति धर्म से या किसी भी तरीके से अन्य बातों से वे अपरिचित होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है। जब जन्म लेता है और समाज के साथ घुलता मिलता है तब उन्हें विभिन्न तरह की शिक्षाएं, दीक्षाएं व नीतिगत बातें सिखाई जाती। इसीलिए यहाँ कोहलनबर्ग साहब का भी कहना है कि जब बच्चा का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही वह अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा या बुरा आचरण से सीखता है। इसीलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण को महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस परिवेश में, जिस वातावरण में रहेगा उस तरीके के वातावरण से वह बच्चा सीखता है। अच्छे लोगों की संगति में रहेगा तो अच्छा बनेगा और बुरे लोगों की संगति में रहेगा तो उसी हिसाब से बनेगा। आगे है कोहलनबर्ग साहब के नैतिक विकास का सिद्धांत और आगे क्या कहता है। कोहलनबर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक प्रयोग करने के बाद बताया कि नैतिक विकास के 6 चरण होते हैं। इस चरणों के बारे में विशेष करके मैं अपने अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा, इसलिए कि आज जो टॉपिक मैं दे रहा हूं केवल और केवल आपके CTET पर आधारित है। इसमें एक एक लाइन का एक एक वर्ड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि 3 से 5 नंबर यह जो तुलनात्मक यहाँ पर अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि पियाजे, कोहलनबर्ग और वात्स्की का, इससे आपका 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है। बस आपके एक सब्सक्राइब की आवश्यकता है, क्योंकि इसके आगे जो मैं पढ़ाऊंगा, अभी आपका CTET का सेशन चल रहा है और केवल CTET पर आधारित ही प्रश्न बनेंगे। आप प्रयास करें कि आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में छूटे नहीं, आप अच्छे अंक के साथ CT क्वालिफाई करें। और हमारा हमेशा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे पॉइंट्स आने के लिए, जहां तक हो सके अच्छे अंक आने के लिए, आपको क्वालिफाई कराने के लिए
जहां तक हो सकेगा मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। अगला हमारा पॉइंट है, इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसा कि 4 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक के बच्चों के ऊपर कुल्हड़बर्ग साहब का नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है, अर्थात हर एक स्टेप में पिछले स्टेप की तुलना अगला स्टेप जो होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कहा गया है कि पूर्व चरण से अधिक महत्वपूर्ण होता है आगे आने वाली जो प्रत्येक चरण होते हैं। बालकों में चरित्र निर्माण और नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने अनुसंधान के आधार पर, सीधे उन्होंने अपना सिद्धांत नहीं दिया, सिद्धांत देने से पहले उन्होंने, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, उन्होंने 20 वर्षों तक बच्चों के ऊपर में रिसर्च किया, तब जाकर के उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। बालकों के चरित्र निर्माण तथा नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिक या चरित्र के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती है। अर्थात क्या हुआ, सब कुछ होने के बावजूद उसके अंदर में कुछ न कुछ अपना जन्मजात गुण होता है। इसलिए यहाँ पर आपका प्रश्न बनता है कि बालकों में नैतिक और चरित्र के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती है। यहाँ से आपका प्रश्न बनता है नैतिक या चरित्र का विकास कैसे होता है, तो इसमें हम बताएंगे कि निश्चित और सार्वभौमिक अवस्थाओं में पाई जाती है। आगे हम तुलनात्मक अध्ययन की इस क्रिया को आगे बढ़ाते हैं, जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पियाजे और वात्स्की साहब के बारे में। पियाजे और वात्स्की साहब का संज्ञानात्मक सिद्धांत का जो आधार है उनको तुलना किया गया है। यहाँ मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ, आप देख करके इसको समझिएगा। बहुत कोशिश किया है कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए। पियाजे साहब का जो सिद्धांत था, उनका कहना था कि बच्चों में विकास एक समय के बाद रुक जाती है। पियाजे साहब का कहना था बच्चों में विकास एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। वात्स्की साहब का कहना था कि नहीं, विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। वहीं फिर से पियाजे साहब का कहना था, दूसरा बिंदु है कि पहले विकास होता है, बाद में अधिगम होता है। अधिगम मतलब सीखना, अर्थात पहले मानसिक रूप से बच्चा विकसित हो जाता है, शारीरिक रूप से विकसित हो जाता है, फिर जाकर के क्या है कि वह सीखता है। लेकिन वहीं वात्स्की साहब का कहना है वात्स्की साहब का कहना है कि पहले वह अधिगम करता है, अर्थात पहले सीखता है, तब जाकर के उसका विकास होता है। यहाँ पर है कि तीसरा है, पियाजे साहब कहते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, अर्थात वे व्यक्तिगत रूप से ये कह सकते हैं कि अकेले सीखता है, अर्थात वैज्ञानिक वह अकेले बनता है तो अकेले में बैठ करके अपना शोध करता है, मंथन करता है, विचार अपने विकसित करता है, तब जाकर के समाज के सामने आता है। इसीलिए पियाजे साहब का कहना है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, अर्थात वे व्यक्तिगत रूप से या कह सकते हैं कि वे अकेले ही सीखते हैं। लेकिन वात्स्की साहब का कहना है कि बच्चे समाज और संस्कृति में रहकर अंतः क्रिया करते हैं, जिसके वजह से वह सीखते हैं, अर्थात समाज में वह घुलता मिलता है, वह समाज से, सभ्यता, संस्कृति, परिवार से सबसे मिलता जुलता है, तभी जाकर के वह अपने आगे सीखने की क्रिया को विकसित करता है। चौथा पॉइंट है कि पियाजे साहब का कहना है कि पहले विचार आते हैं, बाद में उन भाषा सीखता है। भाषा जो हम लोग बोलते हैं, हमारे मन में पहले विचार आते हैं, उसके बाद हम भाषा के रूप में उसे प्रकट करते हैं। परंतु वात्स्की साहब का कहना है कि भाषा और विचार स्वतंत्र रूप से बच्चों में आती हैं और यह बाद में जब इनर स्पीच अर्थात अंतः वाक बच्चों में आ जाते हैं, अर्थात बच्चे मन ही मन उसको मंथन करते हैं, विचार करते हैं, फिर जा करके उसको बाहर निकालते हैं। यहाँ देखिए आपका प्रश्न पुनः बनता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इनर स्पीच अंतः वाक किसे कहते हैं, यह कब होती है, या किनकी देन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा यह वात्स्की साहब की देन है, इनर स्पीच अर्थात वात्स्की साहब। अगला है जैविक परिपक्वता को, पियाजे साहब का कहना है कि जैविक परिपक्वता को महत्व दिया गया है, अर्थात बच्चों की मैच्योरिटी अर्थात शारीरिक, जीव से हो गया जैविक, शारीरिक मैच्योरिटी परिपक्वता को महत्व दिया गया है। जबकि वात्स्की साहब का कहना है समाज और संस्कृति को महत्व दिया है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, जहां भी वात्स्की साहब का विचार आएगा आप समाज और संस्कृति को तुरंत जवाब में तैयार रखेंगे, खोजेंगे। आपको समाज और संस्कृति जहां भी दिखाई दे, वात्स्की साहब का वह आपका तुरंत आंसर मिलेगा। इनका समाज और संस्कृति को, शुरू से ही मैं बता रहा हूँ, समाज और संस्कृति को लेकर के इनका शोध था, सिद्धांत था। और आखिरी है कि अहम केंद्रित और आत्म केंद्रित होते हैं, यह भी महत्वपूर्ण। इस शब्द को आप याद रखेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। यह बच्चे जो होते हैं, पियाजे साहब के जो बच्चे हैं, इनका सिद्धांत है
कि अहम केंद्रित व आत्म केंद्रित अर्थात ईगोसेंट्रिक होते हैं। लेकिन वागीश्वरी साहब के जो बच्चे हैं, ये बच्चे अहम केंद्रित नहीं होते हैं, ये समाज और संस्कृति पर आधारित होते हैं। तो समाज से, परिवार से, स्कूल से, आसपास के जो हमारे सदस्य हैं घर परिवार के, उनके द्वारा यह सीखते हैं। इसीलिए इनके बच्चे समाज और संस्कृति से सीखते हैं। तो हमारे प्याजे साहब के बच्चों और वागीश्वरी साहब के बच्चों का अंतर आपने समझ लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। आप बीच बीच में मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको मैं आने वाली परीक्षाओं के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक में बता रहा हूं और आगे भी बताता रहूं, जिससे कि आपको कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। आपका अभिप्राय है पास करना, मेरा अभिप्राय है आपको पास कराना। आगे बढ़ते हैं। प्याजे साहब ने क्या कहा था? प्याजे साहब, अब इनकी तुलना की जाती है, उधर तो तुलना हो गई, अब इनका जो सिद्धांत है उस पर हम देखते हैं। प्याजे साहब का कहना था कि 7 वर्ष तक बालक आत्मचिंतन करता रहता, अर्थात बच्चे मन ही मन सोच, इसी को उन्होंने कहा है कि नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। 7 वर्ष तक बालक आत्मचिंतन करता रहता है, उसके अंदर तर्क नहीं होता है, वह अर्थात वह अपने मानसिक स्तर से सोच करके आपको जवाब नहीं देगा, वह मन ही मन सोचता रहता है, तर्क का अभाव होता है। घटना पर आधारित होता है, उसके जीवन में जब कोई घटना घटती है तब जाकर के वह उसके ऊपर विचार करके आगे सोचता है। और चौथा पॉइंट है आपका कि बच्चों की भाषा और बच्चों के विचार जन्म से ही एक होते हैं। उनका कहना था बच्चा जैसा जन्म लेता है उसी अनुसार वह बना रह जाता है, यही इनका कहना था। बच्चों की भाषा और बच्चों के विचार जन्म से ही एक होते हैं। जबकि वागीश्वरी साहब का कहना था कि बच्चों में जो परिवर्तन आते हैं समाज से परिवर्तन आते हैं, और इनका कहना है कि बचपन से ही बना रहता है। अब आइए लीव वागोत्स्की साहब के बारे में पढ़ते हैं। उनका क्या कहना था? बच्चों की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं, 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं, अर्थात बच्चा सोचता कुछ है, करता कुछ है। वह कब करता है? 2 वर्ष तक। 2 वर्ष के बाद बच्चों की भाषा और विचार एक होने लगते हैं। शुरू में बच्चों का सोचना, करना, एक्टिविटी जो होता है वह अलग होता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होते जाता है, समाज से घुलता मिलता है, समझता है, उसके बाद उसे समझ में आने लगती है, और वह क्या है कि 2 वर्ष के बाद अपनी भाषा और विचार को एक होने लगता है। इनका योगदान क्या था विकासात्मक सिद्धांत में, उसमें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इनका सिद्धांत था कि वागोत्स्की साहब के अनुसार बच्चों के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे अपने से बेहतर की संगति में अच्छा सीखते हैं। शुरू से मैं कह रहा हूँ कि समाज और संस्कृति आप जहाँ देखेंगे वागोत्स्की साहब का टिक लगाइएगा, और आपको यह बार बार यह भी कह रहे हैं कि बच्चा समाज और संस्कृति से ही सीखता है और उसी के अनुरूप अपना कार्य करता है और जीवन बढ़ाता है। वागोत्स्की साहब के अनुसार बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। जब बच्चे कार्य करने में असमर्थ हो जाएं तभी उनको सहयोग करना चाहिए। कहने का मतलब है बच्चे को कुछ अगर खुद करके नहीं सीखेंगे तो बार बार आप उन्हें सिखाएंगे तो बच्चा आत्मनिर्भर नहीं हो सकेगा, और समस्याएं जब आएंगी तो आप उनके साथ नहीं रहेंगे। इसलिए जब उन्हें आप स्वयं से करके सीखने देंगे तब वह आगे कुछ सीख करके खुद ब खुद करेगा, और न आगे बढ़ सके, नहीं कर सके तो आप उसमें सहयोग करिए। और यहाँ पर हम आखिरी में चल रहे हैं। इनका जो वागोत्स्की साहब और इनका जो विशेष सिद्धांत था, वागोत्स्की साहब का सिद्धांत, इन्होंने 3 सिद्धांत दिया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपका इससे प्रश्न निश्चित रूप से बनता है। इनका सिद्धांत था कि आत्मसात करना, आत्मसात करने को कहा जाता है। वागोत्स्की साहब का पहला सिद्धांत था आत्मसात करना, अर्थात इसको कहते हैं इंटरनलिसेशन करना, अर्थात बच्चों के द्वारा स्वयं अपने प्रयासों से सीखा गया ज्ञान आत्मसातकरण कहलाता है। आत्मसात किसे कहते हैं? बच्चा जब खुद सीखता है, मंथन करता है, विचार करता है, उसके अनुसार चलता है तो आत्मसात करता है, अर्थात सीख जाता है। मातृभाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। हम सभी जानते हैं कि आपकी मातृभाषा, हमारी मातृभाषा सबसे आसान भाषा, अपनी बात को रख सकते हैं और सोच समझ सकते हैं स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से, इसीलिए कहा गया कि मातृभाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। उसके बाद बात आती है स्केफ होल्डिंग, अर्थात सहारा, पार, पाइट, ढांचा। ये जो पॉइंट दिए हैं मित्रों, आप देखिएगा, आपके जो आंसर आते हैं उसमें आप इससे पकड़िएगा, आपका ऑप्शन मिलेगा, सहारा दिखेगा, पार दिखेगा, पाइट मिलेगा, ढांचा मिलेगा। क्या कहना है इनका? बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा किया गया सहयोग अस्थायी सुधार कहलाता है, अर्थात माता पिता या उनसे बड़े जो भी उनको सहयोग करते हैं वह अस्थायी नहीं होता। तो अस्थायी क्या होती है? वह बच्चा जो खुद सीखता है वह अस्थायी होती है। यह संकेत, प्रशंसा, सहायता के रूप में हो सकता है, अर्थात बच्चों को जो हम मोटिवेशनल सपोर्ट देंगे, कैसे? संकेत, इशारा से, प्रशंसा से, सहायता से, यही उसका विकास करेगा।
वास्तविक विकास वह होगा जो बच्चा खुद ब खुद पढ़ के कर के सीखता है, वह जा करके उसका सही में वास्तविक विकास कहलाता है। और आखिरी पॉइंट है जिसे कि जेपीडी के नाम से विख्यात है, जोन ऑफ परफेक्शनल डेवलपमेंट। अर्थात क्या हुआ, समीपस्थ विकास का क्षेत्र अनुभवों से। समीपस्थ के हमारा सबसे नजदीकी दोस्त कौन होता है? जब हम अकेले होते हैं, हमारा अनुभव। इसीलिए कहा गया है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र अर्थात अनुभव से बड़ों की सहायता से विकसित होने वाला क्षेत्र जेपीडी कहलाता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। आप इसको समझेंगे शॉर्ट में, जेपीडी कहलाता है अर्थात बच्चों के द्वारा स्वयं विकास किया गया क्षेत्र और बड़ों के सहयोग से विकसित क्षेत्र के बीच के अंतर को जेपीडी कहते हैं। अर्थात बच्चे अपने अनुभव से सीखते हैं और अपने से बड़ों के अनुभव से दिए गए सलाह से सीखते हैं, और उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, गैप होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? जेपीडी कहते हैं। उम्मीद करता हूं मित्रों कि आपको आज का यह जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाले जो भी आपके सीटीसी संबंधित परीक्षाएं हैं, जो भी इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं आपको देता रहूंगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे। धन्यवाद।